A very warm welcome to all the students of class 10. Today we are going to start the topic cancer. First of all, we are going to discuss some properties of cancerous cell and normal cell. How a cell becomes cancerous cell, how a normal body cell becomes a cancerous cell. You know our whole body is composed of cell, and cells combine to form tissues, tissues then combine to form organs, and organs form a organ system. So sometimes our body cell gets mutated due to some reason and become cancer cell. So normal cells क्या होती हैं? They follow cell cycle. Cell cycle follow करके वो divide करते हैं, but cancer cell does not follow the cell cycle. They divide uncontrollably. So first property differentiating normal cell with the cancer cell is contact inhibition. If you will take a normal human cell and grow it in lab in petri dish using nutrients, what will happen? As the human cell starts growing and when they come in contact with each other, they stop growing, and this phenomena is called contact inhibition. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये सेल्स जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ऊपर की तरफ कोई ग्रोथ आपको नहीं दिख रही, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन सेल क्या होते हैं? कांटेक्ट इनहिबिटेड होते हैं. जैसे वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे वो ग्रो करना स्टॉप कर देंगे. बट उसी की जगह एक कैंसरस सेल ले लीजिए, कैंसर सेल को भी उसी तरह पेट्री डिश में डाल के ग्रो कीजिए. व्हेन कैंसर सेल्स कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, इवन they are in close contact to each other, they will not stop growing, and cancerous cell does not follow the property of contact inhibition. These cancer cells divide crazily and forms a mass of cells called as ट्यूमर. तो ये जो कैंसर सेल होते हैं जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं, धीरे धीरे ये नॉट ऑफ सेल या मास ऑफ सेल बना लेते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं. मोल्स ऑन द बॉडी आर ऑल्सो ट्यूमर बट दे आर नॉट डेंजरस. जो हमारे बॉडी पे तिल होते हैं, मस्से होते हैं, ये भी ट्यूमर्स ही हैं, लेकिन ये डेंजरस नहीं होते. दे डज नॉट कॉज एनी हार्म टू अस. न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन. जो ट्यूमर्स बनते हैं कैंसर सेल के बॉडी के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है बेनाइन. तो मैलिग्नेंट मतलब ही मैलाइन, जो कि बेकार होता है. जैसे अभी हम लोग ने मैलिग्नेंट मलेरिया पढ़ा हुआ था. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो जहाँ बनता है वहाँ बनने के बाद वो हर जगह स्प्रेड होता रहता है. जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्यूमर सेल्स बन रहे हैं. ये ट्यूमर सेल्स कुछ टूट के ब्लड वेसल में चले गए, ब्लड वेसल से ये बॉडी के किसी और हिस्से में गए, वहाँ ट्यूमर बनाने लगे. अब वहाँ ट्यूमर बनाएंगे, फिर यहाँ से टूट के ब्लड वेसल से फिर कहीं और पहुँच जाएंगे. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? वो ट्यूमर जो बनते कहीं और है और वहाँ बनने के बाद वो कहीं और पहुँच जाते हैं और वहाँ ट्यूमर बनाने लगते हैं. इस तरह ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है. बेनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? इट डज नॉट स्प्रेड एट इट फॉर्म्स एज इट फॉर्म्स एट अ प्लेस एंड गेट्स लोकेटेड देयर ओनली. बेनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जहां बनेंगे वहीं रह जाएंगे. ठीक है. ये कहीं भी इधर उधर नहीं फैलते, इसीलिए बेनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो डेंजरस नहीं होते, जैसे बॉडी में बनने वाले मोल्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल इज मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो ट्यूमर बन के ब्लड वेसल से ट्रैवल कर रहा है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, वहां जाके ट्यूमर बना रहा है. इस प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग ट्यूमर इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, और ये कैंसरस सेल की सबसे डेंजरस प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल इज टीलोमेरेज एक्टिविटी. A normal human cell, when it's get ready for division, the telomere part of the chromosome break down little bit, so the size of the chromosome gets smaller. As many times the cell gets divided, the telomere parts get breaks and the chromosome becomes more smaller. That's why normal human cell does not divide many times. अगर आप नॉर्मल सेल डिवीजन देखो तो जब सेल डिवाइज होता है तो हमें पता है कि क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट होता है उसको हम टेलोमियर कहते हैं. तो ये जो क्रोमोसोम का एंड पार्ट होता है यानी कि टेलोमियर, ये ब्रेक डाउन कर जाता है, और हर बार जब सेल डिवाइड करेगा तो ये टेलोमियर धीरे धीरे टूटता रहेगा. तो जैसे जैसे टेलोमियर टूटता रहेगा, हर एक सेल डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम का साइज है वो छोटा होता जाएगा, और जब क्रोमोसोम साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो सेल जो है वो आगे जो है वो डिवीजन नहीं करेगी. If chromosome is breaking, it does not harm our essential genes as these are present inside the chromosomes. So breaking at telomere does not affect. तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि
क्रोमोसोम के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, तो क्या टीलोमियर के टूटने से जीन्स के ऊपर कोई असर पड़ते हैं? तो ऐसा कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि एसेंशियल जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, और टीलोमियर के टूटने से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम है, ये इसका टीलोमियरिक पार्ट है, और अब ये सेल डिवाइड कर रहा है तो क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर इसका टीलोमियर टूटा और साइज छोटी हो जाएगी। तो मैक्सिमम ये सेल कितनी बार डिवाइड कर सकता है? 10 टाइम्स माइटोसिस कर सकता है, और जब 10 टाइम्स माइटोसिस करेगा उसके बाद सेल डिवीजन जो स्टॉप हो जाएगी और सेल जो है वो मर जाएगा। नाउ व्हाट इज सेल लाइन? सेल फ्रॉम अ सेल। देखो अब जैसे ये सेल है, ये सेल इस सेल से बना हुआ है, तो ये सेल इसकी सेल लाइन है, यानी कि सेल्स फ्रॉम अ सेल, एक सेल से जो कई सेल बनते हैं। अब ये सेल जितनी बार डिवाइड करती जाएगी, जितनी सेल इससे बनेंगी वो सारी इसकी सेल लाइन होंगी। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन सेल लाइन इज मॉर्टल सेल लाइन एज आफ्टर 10 to 20 साइकिल्स ऑफ माइटोसिस सेल स्टार्ट्स टू डाई। जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स होती हैं उनकी सेल लाइन जो है वो मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब जो मर जाए, जो नश्वर हो। ठीक है, तो 10 से 20 साइकिल जब सेल डिवीजन की चल जाती है तो नॉर्मल सेल जो है वो मर जाती है। When cancer cell starts division by mitosis, it contains an enzyme called as telomerase, which function is to protect the telomere, and if telomere is protected, there is no limitation on cell division. जब कैंसरस सेल डिवाइड करेगी तो क्या होगा? When the cancer cell will start division, वो क्या होगा कि जो ये टीलोमियर वाला एंड होता है, इस टीलोमियर वाले एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टीलोमरेज। तो टीलोमरेज एंजाइम जो है वो टीलोमियर के एंड को टूटने ही नहीं देता है। तो जब टीलोमेरिक एंड टूटेगा ही नहीं तो क्रोमोसोम जब डिवाइड करेगा तो उसकी साइज छोटी नहीं होगी, और जब साइज नहीं छोटी होगी तो वो कितनी भी सेल साइकिल जो है वो फॉलो कर सकता है, वो कितना भी टाइम्स जो है वो डिवाइड कर सकता है। डिवाइड करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है, इसीलिए कैंसर सेल्स की जो सेल लाइन होती है वो इमॉर्टल होती है, और जो नॉर्मल ह्यूमन सेल लाइन होती है वो मॉर्टल होती है। ठीक है, तो एक पेशेंट है जिनका नाम था हेनरिटा, उनसे हेनरिटा लेक्स एक पेशेंट थी जो कि एक इन्वेजिव कैंसर से सफ़र करती थी। तो जब वो मर गई तो उनके बॉडी से जो कैंसर सेल था उनको निकाला गया, और आज तक उनकी बॉडी के जो कैंसरस सेल हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड कैंसर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाउ डज कैंसर कॉज हार्म? If too much tumor cells will start forming in the body, then the normal cells of the body will not get the nutrition, and it will not be able to divide, as all the nutrition will be taken by tumor cells, and it does very fast cell division. अब जो ट्यूमर सेल्स, जैसे अभी हम लोग ने देखा, जो कैंसरस सेल होती है वो बहुत फटाफट डिवाइड करें क्योंकि उनका टीलोमियर पार्ट टूट ही नहीं रहा है, तो सेल डिवीजन बहुत फास्ट होने लगेगा। ठीक है, अब नॉर्मल सेल क्या है? नॉर्मल सेल का टीलोमियर टूटता जाएगा, वो सेल साइकिल को फॉलो करते हैं, तो वो धीरे धीरे डिवाइड करेंगे। तो जब वो धीरे धीरे डिवाइड करेंगे तो वो न्यूट्रिशन स्टार्व हो जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन होगा, जो सेल जितना जल्दी डिवाइड करेगा वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन को वो ले लेगा। तो जब मैक्सिमम न्यूट्रिशन जब ट्यूमर सेल्स ले लेंगे तो नॉर्मल सेल के पास न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। तो जब नॉर्मल सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? स्टार्व कर जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्यूमर सेल्स जो हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं, तो जहाँ जहाँ ट्यूमर बनना शुरू होगा बॉडी में, जो नॉर्मल सेल्स होंगे वो सफ़र करेंगे। और जब नॉर्मल सेल्स सफ़र करने लगेंगे और सफ़र करेंगे तो क्या होगा? जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होता है? फाइनली कैंसर से ह्यूमन्स की भी मौत हो जाती है। As much the size of tumor cell starts growing, it will start pressing blood vessels and nerve cell which causes pain in the body. तो कैंसर में दर्द क्यों होता है कि जैसे जैसे ट्यूमर सेल बढ़ना शुरू होते हैं तो ट्यूमर सेल जो है उनके आसपास की जो ब्लड वेसल होते हैं, जो नर्व सेल होते हैं, उनको प्रेस करना शुरू करते हैं, और इन्हीं प्रेसिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व सेल्स की वजह से पर्सन जो है वो पेन उसको फील होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कैंसर. There are 3 types of cancer which we are going to discuss. One is carcinoma, other one is sarcoma, and third one is leukemia. Carcinoma is cancer of epithelial tissue.
जहाँ भी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है, अगर उसके अंदर कोई कैंसर होता है तो ऐसा कैंसर को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, कार्सिनोमा में। 85% ऑफ ऑल कैंसर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। इवन अगर देखा जाए तो 100% में से 85% कैंसर जो होते हैं बॉडी में वो कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर ही होते हैं। नेक्स्ट इज सार्कोमा, कैंसर ऑफ टिश्यू डेराइव फ्रॉम मीजोडर्म। आपने जर्म लेयर्स पढ़े होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से जो भी टिश्यू डेराइव होते हैं उनमें अगर कोई भी कैंसर है तो वो सार्कोमा कैंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बोन। इवन ब्लड सेल्स आर ऑल्सो डेराइव फ्रॉम मीजोडर्म, बट ब्लड का जो कैंसर है उसका एक अलग कैटेगरी है और उस कैटेगरी को हम कहते हैं ल्यूकीमिया। ब्लड सेल्स आर ऑल्सो डेराइव फ्रॉम मीजोडर्म। एनी ब्लड सेल, फॉर एग्जाम्पल WBC नंबर गेट्स इंक्रीज्ड और सेल्स ऑफ WBC फॉर्म्ड इन बोन मैरो बिकम्स कैंसरस। अगर ब्लड के अंदर जरूरत से ज़्यादा WBC बनने लगेगा या फिर बोन मैरो जहाँ पे सारे ब्लड सेल्स बनते हैं वहीं पे कोई सेल जो है ब्लड सेल वो कैंसरस बन जाएंगी, तो ऐसे जो कैंसर जो कि ब्लड को अफेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉज ऑफ कैंसर। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन। वो सब्सटेंस, वो केमिकल, वो फिजिकल, वो बायोलॉजिकल एजेंट जो कि कैंसर कॉज करता है इंडिविजुअल में, उसे हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन। नॉर्मल ह्यूमन सेल हैव अ जीन कॉल्ड एज प्रोटोऑन्कोजीन इफ एनी केमिकल और फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो अगर कोई भी कार्सिनोजेन, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, अगर वो नॉर्मल सेल के अंदर म्यूटेशन कर देता है तो नॉर्मल सेल के म्यूटेशन से जो हमारे अंदर प्रोटोऑन्कोजीन है, प्रोटो मतलब अभी वो एक्टिवेटेड जीन नहीं है कैंसरस जीन, वो भी प्रोटो प्रीवियस स्टेज में है, वो अभी इमेच्योर है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है तब ये जो नॉन कैंसरस जीन है वो कैंसरस सेल बन जाती है, ठीक है। तब ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑन्कोजीन से क्या बनते हैं, कैंसरस सेल। तो ये नॉर्मल ह्यूमन सेल दिख रहा है, इसके अंदर प्रोटोऑन्कोजीन है, ठीक है। कोई भी कार्सिनोजन इस सेल के ऊपर अफेक्ट किया, जैसे यूवी रे हो गया, टोबैको हो गया, तो अब जो है ये प्रोटोऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑन्कोजीन में, और नॉर्मल ह्यूमन सेल क्या बन गई है, कैंसरस सेल बन गई, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन क्या क्या है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या हो गए, फिजिकल में भी दो टाइप है, एक है आयोनाइजिंग रे, एक है नॉन आयोनाइजिंग रे। आयोनाइजिंग रे कौन कौन सी हो गई, गामा रे एंड एक्स रे, इसकी वजह से अगर सेल के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए। नॉन आयोनाइजिंग में क्या आ जाएगा, यूवी रे आ जाएगा। केमिकल कौन से हो गए, जैसे केमिकल्स तो बहुत ढेर सारे हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंशन्ड है वो क्या है, टोबैको। तो टोबैको च्यू करना, स्मोक करना कई तरह के कैंसर कॉज करता है, जैसे माउथ का कैंसर हो गया, स्टमक का कैंसर हो गया, लंग का कैंसर हो गया। इसके अलावा बायोलॉजिकल में क्या आते हैं, वायरसेस आते हैं। अब देखो वायरसेस के अंदर जीन होता है, उसे हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन। तो वायरल ऑन्कोजीन क्या करता है कि वायरल ऑन्कोजीन जैसे ही ह्यूमन सेल पे अटैक करता है तो ह्यूमन सेल को अटैक करने के बाद ये जो अपना ऑन्कोजीन है वो ह्यूमन सेल के अंदर डाल देगा, और जैसे ही ये ऑन्कोजीन वायरस का ह्यूमन सेल के अंदर आया, अब ये नॉर्मल ह्यूमन सेल कैसी बन गई, कैंसरस सेल बन गई। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है, STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है, जेनाइटल वॉर्ट्स कॉज करता है, एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज सर्वाइकल कैंसर। नाउ व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। सबसे पहला है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। सबसे पहले अगर हमें जांच करनी है कि कहीं बॉडी में सेल जो है वो कैंसरस सेल तो नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पे अगर हमें बॉडी में दिख रहा है कि ऐसे स्वोलन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम नोड्यूल्स कहते हैं, तो इस नोड्यूल्स का थोड़ा सा पार्ट हम जब कट करते हैं तो कट करने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोप्सी करते हैं। तो अब इसका छोटा सा पार्ट कट कर लिया, कट करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करने में नॉर्मल ह्यूमन सेल और कैंसरस सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखेगा। तो ये जो स्टडी है इस टिश्यू की,
इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो अगर इससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन शेप का जो शेप है सेल का वो कैंसरस सेल से डिफरेंट होता है। तो आप बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से पता कर सकते हैं कि कहीं नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में तो कन्वर्ट नहीं हो गए। दूसरा है, एक तरीका है रेडियोग्राफी का। use of x-ray to form 2D image of the cancers in the body. This ray is used in low intensity to form picture of cancer in the body, and if the intensity of x-ray is high it will cause cancer. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सरे क्या है, एक आयनाइजिंग रे, एक म्यूटा की कैंसर कॉज करता है। तो हम एक्सरे का यूज रेडियोग्राफी में भी करते हैं, जहाँ पे हम बॉडी का 2D एक्सरे निकालते हैं जिससे कि हमें कैंसर की लोकेशन पता चल सके। तो तब जो है वो कैंसर ये कॉज नहीं करते, क्योंकि जब हम एक्सरे करते हैं तब हम इसकी जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे की हम लो कर देते हैं, ठीक है। अगर हाई इंटेंसिटी में एक्सरे यूज करेंगे तब ये कैंसर कॉज करेगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 2D इमेज फ्रॉम एक्सरे इनसाइड कैंसर कैनॉट बी डायग्नोज्ड यूजिंग दिस टेक्निक। अब क्योंकि ये 2D इमेज बनता है तो अगर इंटरनल किसी स्ट्रक्चर में कैंसर है तो ये नहीं लोकेट कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ी और एडवांस टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सीटी स्कैन। सीटी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। एक्सरेज आर यूज इन दिस टेक्निक बट फॉर्म्स 3D इमेज। तो सीटी स्कैन में भी हम यूज क्या करते हैं, एक्सरे ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक्सरे का ऐसे यूज करते हैं कि वो 2D की जगह 3D इमेज बनाता है। In CT scan, there is a dome-shaped machine in which X-rays come from all directions. Patient lies down on a stretcher and goes inside the machine on which X-rays fall and make multiple images. And these images are superimposed on each other to form a 3D image. And cancer is easily located. तो आपने देखा भी होगा, एक डोम शेप का मशीन होता है जिसमें पेशेंट को स्ट्रेचर पे टाई करके और इस मशीन के अंदर डालते हैं, और मशीन के अंदर डालने के बाद हर एक डायरेक्शन से एक्सरे जो है वो उस पेशेंट की बॉडी पे पड़ता है। तो जब ये एक्सरे हर डायरेक्शन से पड़ता है तो इससे मल्टीपल इमेज बनती है, और इन मल्टीपल इमेजेस को एक दूसरे से लिंक करके 3D इमेज बनाया जाता है, जिससे कि इंटरनल कैंसर्स को भी आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। दीज 3 टेक्निक्स आर नॉट वेरी सेफ एंड रिलायबल, लेकिन फिर भी जो बायोप्सी है, जो एक्सरे है और जो सीटी स्कैन है, ये तीनों ही टेक्निक रिलायबल नहीं है। क्योंकि बायोप्सी अगर आप करोगे तो हर बार जब आप बॉडी के अंदर नाइफ लगाओगे, सर्जिकल नाइफ, तो आपको दर्द होगा। एक्सरे में अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरे यूज कर लिया तो भी कैंसर कॉज कर सकता है। सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर एक्सरे से एक्सपोज किया तो ये भी कैंसर कॉज कर सकता है। तो ये तीनों ही टेक्निक सेफ नहीं है और रिलायबल नहीं है। तो सबसे सेफ टेक्निक जो है वो कैंसर डायग्नोस का क्या है, MRI, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके 3D इमेज बनाई जाती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया था, विच ऑफ दीज इन मतलब ऑप्शंस में पूछा गया था कौन सबसे सेफेस्ट टेक्निक है कैंसर को डायग्नोस करने का। तो उसका आंसर क्या होगा, MRI। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कैंसर सेल्स हैव एबनॉर्मल एंटीजेंस। तो कैंसर सेल्स के पास क्या होते हैं, एबनॉर्मल एंटीजन होते हैं उनके सरफेस पे। तो एबनॉर्मल एंटीजन अगर बॉडी के अंदर है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी वो भी एबनॉर्मल होगी। तो अगर बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडी बन रहा है तो इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं बॉडी के नॉर्मल सेल्स जो है वो कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट तो नहीं हो गए। Every individual does not have equal risk of cancer. Some individuals have genes which make them more susceptible to cancer in comparison of other individuals, and these defective genes which are more prone to cause cancer can also be detected. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ है तो आपकी जो चांसेस है कैंसर ससेप्टिबिलिटी की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। भले ही आप टोबैको लेते हो ना लेते हो, आप स्मोक करते हो ना करते हो, आप अल्कोहल लेते हो ना लेते हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपके होने के चांसेस, ससेप्टेबल होने के चांसेस, आपके प्रोन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर रिस्क नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी फैमिली के अंदर ये बीमारी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन
आ रही है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये कैंसर जो है वो एपिथेलियल टाइप का है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको हम उस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं ताकि वो कैंसर आपको ना हो। इसका एक एग्जाम्पल है एंजेलिना जोली, जिसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, तो एंजेलिना जोली ने अपने ब्रेस्ट जो है वो रिमूव करा लिए ताकि उसको वो ब्रेस्ट कैंसर ना हो। Now at the last we are going to discuss the treatment methods of cancer। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट मेथड है सर्जरी। ट्यूमर्स आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ नाइफ, यानी कि जहाँ भी बॉडी के अंदर ट्यूमर्स बन रहे हैं वहाँ आप नाइफ से ट्यूमर्स को रिमूव कर दीजिए। तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। Chemotherapy, certain drugs are used to kill fast growing tumor cells, but normal cells are also affected by these drugs like hair follicles, bone marrow depression। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, ऐसे ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि जिससे जो फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर सेल्स हैं इनकी डिवीज़न जो है वो रुक जाए या स्लो होने लगे। तो बॉडी के अंदर अदर नॉर्मल सेल्स भी हैं जो कि बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जैसे हमारे बोन मैरो होते हैं जहाँ ब्लड सेल्स बनता है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करने लगते हैं, बोन मैरो को अफेक्ट करने लगते हैं, जिससे बोन मैरो के अंदर बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। या फिर अगर आप देखे होंगे तो मोस्ट ऑफ द कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, ये जो ड्रग्स होते हैं कीमोथेरेपी वाले उनकी वजह से। तो ट्यूमर वाली सेल के ऊपर असर तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ और किसके ऊपर असर पड़ेगा, जो नॉर्मल सेल्स होंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक नेचुरल ट्यूमर होता है, एंटी ट्यूमर ड्रग होता है, जिसे हम कहते हैं विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टीन। विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टीन ये प्लांट है जिसका नाम है कैथेरेंथस रोजियस, जिसे मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं। तो इस प्लांट से ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं एंड दीज आर नेचुरल एंटी ट्यूमर्स। ऐसे हम क्या देते हैं कैंसर के केस में, केमिकल वाले ड्रग्स। तो केमिकल ड्रग्स बहुत से सेल्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो ये नेचुरल एंटी ट्यूमर्स होते हैं ये बॉडी के अदर नॉर्मल सेल्स के ऊपर उतना डैमेज नहीं पहुंचाते। इसके अलावा थर्ड एक ऑप्शन है रेडिएशन थेरेपी। Tumors are break down by high intensity gamma rays, but this therapy also affects other normal tissues of the body। इसमें भी रेडिएशन में भी वही होता है कि जब आप रेडिएशन हाई इंटेंसिटी के देते हो, जैसे गामा रे दे रहे हो, तो वो ट्यूमर सेल्स को तो तोड़ेगी, लेकिन ट्यूमर सेल्स के साथ नॉर्मल टिश्यू को भी अफेक्ट करती है। तो सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी एक तरीका है। यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स देके, ताकि जितना ज़्यादा बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो कैंसर सेल से उतना फाइट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन। बाय दिस टॉपिक इज ओवर। In the next video we will meet with a new topic. Till then take care, stay home.